हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज की वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देख चुके थे और 50 क्वेश्चंस हमने दो वीडियो में करके कवर भी कर लिया है। आप हमारे चैनल पे विजिट करके बीएचयू के 2015 से लेकर 2018 तक के पीवाईक्यू का डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं और सीयूटी पीजी के भी पीवाईक्यूज 2022 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज का डिटेल डिस्कशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए हमारे चैनल बीएचयू वाले हमारे ऐप बीएचयू वाले पे हर संडे विजिट करके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग सके कि अभी 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 आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या इम्प्रूव करना है, किस किस टॉपिक कौन कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्लाइमेटोलॉजी के 25 क्वेश्चंस हैं और इस तरह से हम ऐसे मतलब एक और 25 क्वेश्चंस के एक और वीडियो लाएंगे और हम क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद 100 क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर चुके होंगे। बाकी सीयूटी के पीजी के एग्ज़ाम तक हम आपके साथ और भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट मिनिमम 100 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे ये वीडियोस देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड। जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है रेडिएशन, उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंबित विकिरण की मात्रा को क्या कहा जाता है? लास्ट वीडियो में जो हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर था उसमें, और उसके पहले हीट बजट वाले में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि शॉर्ट वेव इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या है और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। ठीक, तो ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड। जो रेडिएशन अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, द एल्बिडो ऑफ द अर्थ, द हीट बजट ऑफ द अर्थ, या फिर बोथ ए एंड सी। तो जो रेडिएशन अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको हम अर्थ का एल्बिडो बोलते हैं, द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीट बजट इज। हीट बजट क्या है, मतलब अर्थ जो सरफेस का हीट बजट क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है, क्या हीट बजट से आप क्या समझते हैं? द बैलेंस ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन के बीच में बैलेंस होना। द काउंट ऑफ ओनली इनकमिंग रेडिएशन, या सिर्फ जो इनकमिंग रेडिएशन है, जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसका अकाउंट की कितना रेडिएशन आ रहा है, उसको हीट बजट बोलते हैं। या फिर द अकाउंट ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन, या सिर्फ ये कि इनकमिंग और कितना इनकमिंग रेडिएशन आ रहा है और रेडिएशन कितना मतलब जा रहा है, आउटगोइंग रेडिएशन कितना है और इनकमिंग रेडिएशन कितना है। सिर्फ अगर इसको पढ़ते हैं तो इसको हीट बजट बोला जाता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि द बैलेंस ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन का जो बैलेंस है उसको हीट बजट कहते हैं। ओके, ये हीट बजट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको हीट बजट के कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो तो। नेक्स्ट है, आइसोथर्म शिफ्ट नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम सीजन टू सीजन। दिस इज़ ड्यू टू, जो आइसोथर्म लाइंस होती हैं वो नॉर्थ और साउथ शिफ्ट होते रहती हैं हर सीज़न में, मतलब अलग, जैसे समर सीज़न में शिफ्ट हो रही है और विंटर सीज़न में शिफ्ट हो रही है। तो ये किस वजह से होता है? पोजीशन ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ्स मूवमेंट, पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन, या फिर नन ऑफ दीज। मतलब कि आइसोथर्म का जो शिफ्टिंग है वो किस वजह से हो रहा है, कि सन की जो पोजीशन है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, या फिर जो अर्थ की मूवमेंट की वजह से ये आइसोथर्म में शिफ्ट हो रहा है, या पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, मतलब सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, इस वजह से आइसोथर्म शिफ्ट करता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कि जो सन है वो समर सीजन में नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है और साउथ मतलब विंटर सीजन में साउथवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो इसलिए आइसोथर्म लाइन भी नॉर्थ और साउथ हर सीजन में चेंज होते रहती हैं, मतलब शिफ्ट करते रहती हैं। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द एटमॉस्फेयर इज। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एटमॉस्फेयर में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर कौन है, मतलब किस लेयर में ज़्यादा सारी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो किस लेयर में होती है? मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, या फिर ट्रोपोस्फियर। तो जो हमारा ट्रोपोस्फियर है इसमें सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी वेदर फेनामेना ट्रोपोस्फियर में हमारी होती हैं। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति को 2 गुना एवं चंद्रमा की परिभ्रमण गति को घटाकर आधा कर दिया जाए तो किसी स्थान पर दैनिक ज्वार कितने समय बाद आएगा? इफ़ द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ द अर्थ इज डबल्ड, अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड को डबल कर दिया जा रहा है और रोटेशन स्पीड ऑफ द मून इज रिड्यूस टू हाफ, और
मून की जो रोटेशन स्पीड है उसको हाफ कर दिया जा रहा है। तो देन आफ्टर हाउ मच टाइम विद द डेली टाइड अकर एट एनी प्लेस, तो कितने टाइम बाद किसी किसी भी जगह पे जो है डेली टाइड आएगी, मतलब कितना टाइम लगेगा टाइड को आने में। 24 घंटा, 52 मिनट, 25 घंटा, 44 मिनट, 24 घंटा या फिर 26 मिनट, या फिर 24 घंटा और 13 मिनट। अगर अर्थ की स्पीड, रोटेशन स्पीड को डबल कर दिया जाता है और मून की रोटेशन स्पीड को आधा कर दिया जाएगा, तो डेली टाइड के बीच में डिफरेंस जो होगा वो 24 घंटा और 52 मिनट होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन नेम्ड असर्शन एंड अदर नेम्ड रीजन। ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक, हमको इसमें से देखना है कि हमारा असर्शन सही है या फिर रीजन सही है, या फिर दोनों ही सही है और एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। असर्शन क्या है? असर्शन है द थर्मल इन्वर्जेंस अकरिंग एट हायर एल्टीट्यूड परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो थर्मल इन्वर्जेंस है हायर एल्टीट्यूड पे जब होते हैं तो बहुत देर तक वो रहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है कि जब थर्मल इन्वर्जन होता है हायर लैटिट्यूड पे वो तो ज़्यादा टाइम तक रहता है। फिर रीज़न क्या है? रीज़न कह रहा है कि द एयर नियर द अर्थ सरफेस इज मोर एंड मोर क्विकली अफेक्टेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये नेक्स्ट रीज़न हमारा बोल रहा है कि जो अर्थ सरफेस के पास जो एयर होती है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जब आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है तो ज़्यादा इफेक्ट होती है अर्थ के सरफेस वाली जो एयर होती है। ठीक है, जब अर्थ हीट हो रही है तो जो सरफेस एयर है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो हीट रिलीज कर रही है, तो जो एयर अर्थ के सरफेस के पास होगी वो भी हीट होके ऊपर उठ जाएगी। तो ज़्यादा अफेक्ट कौन हुआ सबसे पहले? तो अर्थ के सरफेस के पास वाली एयर अफेक्ट हुई। ठीक, तो रीजन भी सही है और इसीलिए जो थर्मल इन्वर्जेंस हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। तो हमारा असर्सन और रीजन दोनों सही है, और जो असर्सन है वो हमारे रीजन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट है द सरफेस विंड्स इन द फेरल सेल्स आर। जो फेरल सेल्स हैं उसमें जो सरफेस विंड्स है उसको क्या कहते हैं? तो आपको पता है जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखे थे कि ये हमारी अर्थ है, और यहाँ पे हमारी हेडले सेल, ये फेरल सेल, और फिर यहाँ पे ये हमारी पोलर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि द सरफेस विंड्स इन द फेरल सेल्स आर, जो सरफेस विंड्स हैं फेरल सेल के पास वो कौन सी है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, पोलर विंड्स या फिर लैंडफॉल विंड्स। तो जो फेरल सेल के पास जो विंड्स ब्लो होती हैं वो है वेस्टर्ली विंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसको मैच करिए और करेक्ट आंसर मतलब बताइए। ठीक, कि कौन सा जो कौन सा क्लाइमेट किस रीजन के लिए, कौन सा कोपेन का साइन जो है किस क्लाइमेटिक टाइप के लिए है। तो इसमें जो AW है ये चाइना टाइप क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। CW जो है सवाना टाइप क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो CF है ये हमारा वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट में CS जो है ये मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमारा क्या, ए का हमारा 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में ए का 2 है और बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक, तो आपको आपके एग्जाम में कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से या फिर थॉर्नवाइट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशन करेंट्स फ्लोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स आर कॉल्ड। जो ओशन करेंट्स प्रिवेलिंग विंड्स के जो विंड की डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उनको क्या कहते हैं? धारा, विशाल धारा, ह्यूज स्ट्रीम, मतलब धारा नहीं धारा होगा आई थिंक, और ये तरंग, वेव। डी ऑप्शन इसका मिसिंग है यहाँ पे। डी ऑप्शन जो है वो है ड्रिफ्ट। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो ओशन करेंट्स इन प्रिवेलिंग विंड्स के इन्फ्लुएंस में फ्लो करते हैं उनको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज अ नॉर्मल डिक्लाइन रेट ऑफ टेम्परेचर फाउंड। एटमॉस्फेयर की किस लेयर में टेम्परेचर का जो है नॉर्मल डिक्लाइन रेट मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर में, ट्रोपोपाज में, स्ट्रेटोपॉज में या फिर मीजोपॉज में? कौन सा ऐसा लेयर एटमॉस्फेयर का जहाँ पे जो टेम्परेचर में डिक्लाइन रेट रहता है वो नॉर्मल रहता है? तो ये हमारा मीजोपॉज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हु नेम्ड ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। ये कह रहा है कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को कौन नाम दिया था? रदरफोर्ड, जोसेफ प्रिस्टली,
टिजरेंस, डीबॉर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की नेमिंग जो थी वो जोसेफ प्रिस्टले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द कॉरियलिस इफेक्ट, पूछ रहा है कि कॉरियलिस इफेक्ट किसका कारण क्या है। अर्थ डेली मोशन, अर्थ का डेली मोशन, अर्थ एनुअल मोशन या फिर अर्थ डेली एंड एनुअल मोशन। अर्थ डेली एंड एनुअल मोशन दोनों, इसका दोनों वही है, मतलब दोनों ऑप्शन सेम ही है हमारा, जो डी है, सी और डी है। तो इसमें देखते हैं कि क्या हमारा अर्थ कोरियलिस इफेक्ट का क्या रीज़न है। तो अर्थ एनुअल मोशन, जो अर्थ की जो एनुअल मोशन है वो कोरियलिस इफेक्ट के रीजन है। ठीक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्लास बी रिप्रेजेंट, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्लास बी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। पहला है, ट्रांसपिरेशन इज लेस देन प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, मतलब बी, कैपिटल बी का मतलब है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो प्रेसिपिटेशन से कम है पूरे साल में। फिर क्या है, ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा है थ्रू आउट द ईयर। थर्ड ऑप्शन है, ट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, ट्रांसपिरेशन और प्रेसिपिटेशन इक्वल है पूरे साल में। एक्सेस वाटर कंडीशन आकर, या फिर ये जो बी है वो एक्सेस वाटर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही है कि बी का मतलब होता है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो प्रेसिपिटेशन से कम है पूरे साल में। तो बी, बी हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 64th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज लाइट रेनफॉल इन विंटर सीजन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वो लाइट रेन विंटर सीजन में जो वेस्टर्न रीजन्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसमें रेनफॉल का क्या रीज़न है, मतलब किस रीजन की वजह से विंटर सीजन में यहाँ पे रेनफॉल होती है। पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रिटर्निंग मानसून या फिर अरेबियन सी मानसून। तो ये तो एक नॉर्मल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि विंटर सीजन में रेनफॉल होने का रीज़न पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पे विंटर सीजन में बारिश होती है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन नेम्ड असर्सन एंड अदर, वही असर्सन रीजन का क्वेश्चन है ये। देखते हैं हमारा असर्सन क्या है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ITCZ इज ग्रेटर ओवर द लैंड सरफेस देन ओवर द ओशन। कह रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ITCZ का डिस्प्लेसमेंट होता है वो लैंड सरफेस पे ज़्यादा होता है ओशन सरफेस से। ठीक। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब जो ITCZ डिस्प्लेस करता है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है और ओशन बॉडी है, वहाँ पे उसके तो जो लैंड सरफेस है वहाँ पे ITCZ ज़्यादा डिस्प्लेस करता है एज कम्पेयर टू ओशन। फिर रीजन है, इन समर सी एरियाज बिकम हॉटर देन द लैंड सरफेस। ये कह रहा है कि जो समर में जो सी एरियाज हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं लैंड सरफेस के कंपैरिजन में। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कॉजेज एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर किस रीजन की वजह से होता है, मतलब टेम्परेचर में जो एडियाबेटिक चेंज होता है वो किस रीजन की वजह से। चेंज इन एयर टेम्परेचर, एयर के टेम्परेचर में चेंज होने के कारण, एयर कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंसन के कारण, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन की वजह से या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। इसका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि एडियाबेटिक चेंज टेम्परेचर में जो होता है वो किस रीजन की वजह से होता है। ओके। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन की प्रोसेस के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सी है। सबसे पहले अनसेचुरेटेड एयर कंडेंसेशन ड्यू पॉइंट प्रिसिपिटेशन, मतलब कि एयर अनसेचुरेट हो जा रही है, कंडेंस होके कंडेंस है, उसके बाद ड्यू पॉइंट देन प्रिसिपिटेशन, फिर ड्यू पॉइंट कंडेंसेशन अनसेचुरेटेड एयर प्रिसिपिटेशन। तो इसका जो आंसर है ये सबसे पहले होगा कि अनसेचुरेटेड एयर जो है ऊपर जाती है, उसके बाद ड्यू पॉइंट अटेन करती है, कंडेंस होती है और देन प्रिसिपिटेशन होता है। ठीक। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है ये सही है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये मैचिंग का क्वेश्चन है हमारा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दिए गए हैं और दूसरे साइड कंट्रीज दी गई हैं, तो कौन सा साइक्लोन कहाँ पे आता है। तो ये है हमारा जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन चाइना में, हरिकेन जो है फिलीपींस में, टाइफून ऑस्ट्रेलिया में, और विली विली USA में।
हाँ, तो ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन था, ठीक। इसको हम लोग देखते हैं। तो साइक्लोन, ये जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन है चाइना का। हरिकेन जो है हमारा यूएसए का है। और टाइफून फिलीपींस। विली विली हमारा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का टू, ठीक है। बी का थ्री नहीं, बी का 4 है। और सी का 3 और डी का 1, सी का 3 और डी का 1। तो इसमें हमारा मतलब सही ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब बस इसमें ए का 2 ही सही है। बी का जो है 4 है। हरिकेन जो है यूएसए में कहते हैं। और टाइफून जो है फिलीपींस में कहते हैं। और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, ठीक। तो ये इसमें मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये लेकिन इसका आंसर हमारा यही सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? मतलब जो कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है जो उसके जो वर्ड्स हैं वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एएफ जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब जो एएफ है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एएम ट्रॉपिकल मानसून रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और ए ट्रॉपिकल सवाना रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी हॉट डेजर्ट रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसमें हमारा बी ऑप्शन है ये ट्रॉपिकल मानसून इज इक्वल टू एएम, मतलब एएम जो है ट्रॉपिकल मानसून रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आंसर हमारा सही नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थॉर्नसाइट रिवाइज क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इन 1948 इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? जो थॉर्नसाइट का जो रिवाइज क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था 1948 का, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था? इफेक्टिव टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन इंडेक्स, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन या फिर पोटेंशियल प्रिसिपिटेशन? तो थॉर्नसाइट का जो क्लासिफिकेशन था वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के पे बेस्ड था, ओके। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर इन द ट्रोपोस्फियर? ट्रोपोस्फियर में एयर के मूवमेंट का क्या रीज़न है? सोलर एंड विंड, जो सोलर और विंड रीज़न है, कन्वेक्शन करंट, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एयर प्रेशर? तो मूवमेंट ऑफ एयर जो रीज़न है एयर के मूवमेंट का ट्रोपोस्फियर में, वो है कन्वेक्शनल करंट्स। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इस कैरेक्टरिस्टिक, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ड्राई समर एंड वेट विंटर, ड्राई समर होता है और वेट विंटर होता है। हॉट समर एंड ड्राई विंटर, जो समर है वो हॉट और ड्राई, समर जो है वो हॉट रहेगा लेकिन जो विंटर है वो ड्राई है। थर्ड है ड्राई समर एंड ड्राई विंटर, मतलब समर भी ड्राई और विंटर भी ड्राई। लास्ट क्वेश्चन है वेट समर एंड नो विंटर। मेडिटेरियन क्लाइमेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ड्राई समर एंड वेट विंटर, मतलब जो समर है वो ड्राई होता है और जो विंटर है वो वेट होता है, ओके। ये जो हमारा क्वेश्चन 73 नंबर का क्वेश्चन है, अ वेरी हाई स्पीड अपर एयर सिस्टम इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड? जो अपर एयर सिस्टम में एटमॉस्फेयर के सर्टेन पार्ट में जो अपर एयर सिस्टम बनता है हाई स्पीड का, उसको क्या कहते हैं? साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, मानसून या फिर जेट स्ट्रीम? तो जब यही हाई स्पीड सिस्टम जो है अर्थ के सरफेस के पास बनता है तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। बट जब ये अपर एयर में बनता है तो वो जेट स्ट्रीम होता है, ठीक। तो हमारा जो इस फोर्थ ऑप्शन है जेट स्ट्रीम, ये सही है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एनोस्फियर आर शॉर्ट रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड? एनोस्फियर के किस लेयर से जो शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं? डी लेयर से, ई लेयर से, एफ लेयर से या फिर एस लेयर से? तो ये हम लोग जब पहला सेकंड वीडियो था हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जब उसमें हम लोग आयनोस्फीयर को डिस्कस किए थे तो इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस किए थे कि डी लेयर से कौन सी वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, ई लेयर से कौन सी वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं और एफ लेयर से कौन सी वेव रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक। तो जो शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं वो हमारी एफ लेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई एडियाबेटिक हीट लॉस रेट इज, जो ड्राई एडियाबेटिक हीट लॉस रेट है उसको वो कितना है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर या फिर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर? जो ड्राई एडियाबेटिक में हीट लॉस रेट है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर होता है, ओके। तो इस तरह से आज का 25 क्वेश्चन यही एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा क्लाइमेटोलॉजी का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।